बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूं ईशा अदनान और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का, जिसकी अख्तामी तकरीब और जो आखिरी मैच था, फाइनल मैच था, पूरी आबोताब के साथ अख्ताम पजीर हुआ और भारत हमसे ट्रॉफी ले उड़ा। साल के बाद, हमसे तो खैर बहुत पहले ही जा चुकी थी ट्रॉफी, लेकिन फाइनल मैच भी हमसे जा चुका, पाकिस्तान में नहीं हुआ। और जो अख्तामी तकरीब थी उस पर बड़े सवाल, बहुत सवाल उठ रहे हैं। ये अख्तामी तकरीब है जो आप देख रहे हैं, जिसके मनाजर चैंपियंस ट्रॉफी जब दी गई तो पाकिस्तानी नुमाइंदगी वहाँ पर भी हमें नज़र नहीं आई, वहाँ पर भी इग्नोर कर दिया गया। जय शाह जो कि आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्हें जब स्टेज पर बुलाया गया, जब वो स्टेज पर आए और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो दी जीतने वाली टीम को, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र नहीं आई है। गो कि आईसीसी हमेशा से बुलाया जाता है आईसीसी की जानिब से, जो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, टीम होती है, मेज़बान टीम का वहाँ पे होना लाजिम व मलजूम था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और ये सिलसिला यहाँ से नहीं, बहुत पहले से शुरू हो गया था, जब अपनी जर्सी के ऊपर, अपनी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नाम ना लिखवाने की जिद की गई। पाकिस्तान में जो फोटोशूट एक रिवायत का हिस्सा है, तमाम कैप्टन्स होते हैं, उसके अंदर शिरकत नहीं की गई। आना, उसके बाद फिर तराना नहीं चलाया गया। याद होगा लाहौर में जो मैच था, आईसीसी ने ये शरारत की और ये हुस्न इत्तेफाक कही है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मैचेस डिफरेंट टीमों के थे, लेकिन इंडिया का तराना बजता रहा। और यही नहीं, हमने देखा कि दुबई के अंदर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी, वहाँ स्टेडियम में भी हमें नजर नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर लोगो ही पाकिस्तान का नहीं लगाया गया, जो कि बाद में ये कहा गया कि कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से वहाँ पर पाकिस्तान का लोगो नजर नहीं आया। तो इसी तरह से जब जय शाह की मौजूदगी का एहसास अब शिद्दत से होने लगा है। जी हाँ, उनकी शरारतें अब खुलकर सामने आ रही हैं। और इससे पहले कि हम इस पे तफसील से बात करें, टॉप 5 स्टोरीज पे नजर डालते हैं, जिसमें पहली स्टोरी तो यही है कि भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह बन गया है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस गलतियों से, या जो हमारी बुरी कारकर्दगी थी, उससे कुछ सीख पाती है या नहीं सीख पाती। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला, लेन देन अब मोबाइल ऐप से हो सकेगा। कितना मौसर होगा ये और किस तरह से इसको मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर भी होगी बात। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मौसम बदल रहा है, कहीं गर्मी की शुरुआत है तो कहीं ठंडा और बारिश का असर है। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, ये कब तक जारी रहेगा, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। जी हाँ, और फिर बात होगी गीबत, जो कि कबीरा गुनाह है, अक्सरियत गीबत की लपेट में है। दुनिया में इसका कफ़ारा कैसे मुमकिन हो सकता है, आज के प्रोग्राम में इससे तफसीलन शामिल गुफ्तगू करेंगे। और रमज़ान का महीना है, तो किस तरह से हम इस बुराई से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और फिर बात करेंगे रमज़ान में खाने पीने के झगड़े तलाक की वजह भी बन जाते हैं, सब्र कैसे किया जाए, क्योंकि रोज़े का तो मकसद ही सब्र करना है, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना है। दूसरे की अगर अंदर कोई कमी कोताही या परेशानी का बायस बनता भी है दूसरा, तो उसको किस तरह से दरगुजर करना है, ये सबसे अहम जुज़ है रोज़े का। तो किस तरह से अपने अंदर बर्दाश्त पैदा की जाए, आज के प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश। हम अपने टॉपिक की जानिब आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात वही कर रहे हैं कि भारत ने जिस तरह से न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। ट्रॉफी तो जीत ली, हमें लग भी ये रहा था कि ये मार्का जो है वो भारत सर कर लेगा, लेकिन जो कुछ इस पूरे इवेंट में हुआ, इस सारी के ऊपर भी तबसरा करेंगे। और जिस तरह से भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमाद सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो कहेंगे हमाद भाई आपको। हमाद भाई, इस सारे इवेंट के ऊपर अगर हम बात कर लें, एक नज़र डाल लें, तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह का रहा ये पूरा इवेंट? थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, बिल्कुल, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान बीइंग ए होस्ट, हमने शुक्र अदा किया कि बड़े खैर खूबी से ये अंजाम पाया। सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना बनाया गया था पाकिस्तान ना आने का भारत की जानिब से, लेकिन जहाँ जो बाकी सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेलने को तैयार थी और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हुई। हमें नजर आया कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ। ऑल्दो के थोड़ा वेदर ने थोड़ा सा, मैं कहूँगा, रखना डाला, बारिश से कुछ मैचेस मुतासिर हुए, लेकिन जो मैचेस कंप्लीट हुए बहुत अच्छे मैचेस हुए। भारत का फ्रॉम डे वन हमें नजर आ रहा था कि एक हटदर्मी है भारतीय हुकूमत की जानिब से, और उसका असर, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी में भी भारत के जय शाह आके बैठ गए, तो उनकी वजह से वो पूरा हमें नजर आया कि वो करना क्या चाह रहे हैं, इरादे क्या है उनके। बेसिकली वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह करें, पाकिस्तान की क्रिकेट को कामयाब ना होने दें। लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान ही सिर्फ इसका मुकाबला कर रहा था। अब जो भारत ने न्यूट्रल वैन्यू, सिर्फ एक वैन्यू पे तमाम मैचेस खेले, और हमने देखा तमाम टीम्स की जानिब से इसके ऊपर आवाज उठनी शुरू हो गई कि भारत को ये आईसीसी किया है, क्योंकि एक मैच पे, एक ही जगह पे आप सारे मैचेस खेल रहे हैं, एक ही पिच पे खेल रहे हैं, कंडीशन आपको सारी आपको पता है, दूसरी टीम आके वहां पे खेलती है तो उनके लिए एलियन कंडीशन हो जाती है। तो ये एक फेवर नजर आया भारत को, आईसीसी ने दिया। हाँ, अगर यूएई में या आप शारजा में
अब अबू धाबी में और दुबई में मैच कराते, फिर हम समझ आती 3 डिफरेंट वेन्यूज पे, लेकिन एक ही वेन्यू पे भारत की टीम वहीं पे स्टे कर रही है। ना उनको लॉजिस्टिक का कोई इशू है, ट्रैवलिंग का कोई इशू है, ना थकान है, ना कुछ है। दूसरी टीमें पाकिस्तान से वहां जाके ट्रैवल करती लेकिन है, फिर हमाद वापस भाई आती है। जो अभी तमाम टीमें आप कह रहे हैं कि आवाज़ उठाना शुरू हो गई हैं, अगर यही आवाज़ तब उठाई जाती जब वेन्यू डिसाइड हो रहा था, तो शायद तमाम टीमों का मौक़िफ़ अगर पाकिस्तान के साथ होता तो बात मान भी ली जाती, भारत को सुबके का सामना करना पड़ता और पाकिस्तान में तमाम इवेंट होता, होस्ट पाकिस्तान क्योंकि कर रहा था। तो अगर अब टीमें आवाज़ उठा रही हैं तो तब उठानी चाहिए थी। चल बिल्कुल आप सही कह रही हैं, उस वक्त उठानी चाहिए थी, लेकिन वो कहा जाता है ना, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उठी तो उनके खिलाफ आवाज, ये तो है। अब अदरवाइज तो वो बिल्कुल खुद चुप करके बैठे हुए थे, और उन्हें क्योंकि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं, वो ल्यूक्रेटिव पैकेजेस हैं, और उसकी वजह से वो बोलते नहीं है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने खुद टेस्ट कर लिया है कि हुआ क्या उनके साथ मैचेस में, एक इंडिया उस कंडीशन से बखूबी आशना थी और दूसरी टीम जाके वहां पे खेलती है, उनके लिए सरप्राइज होता है वहां पे, पिचेस को उन पे अडेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। तो अब चूंकि मैचेस वो हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया हार गई है वहां पे इंडिया से, और फिर हमने देखा कि जब साउथ अफ्रीका की टीम के जो कमेंटेटर्स हैं वो एतराज कर रहे हैं, डेविड मिलर एतराज कर रहे हैं, डेल स्टेन एतराज कर रहे हैं, जी, पैट कमिंस जो बहुत सी टीमों ने एतराज़ किया है, लेकिन वही बात है कि क्या इस एतराज़ का कोई फ़र्क पड़ा, कोई असर हुआ आईसीसी के ऊपर? ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो एक तसलसल है, पाकिस्तान का नाम ना लिखवाना अपनी जर्सी के ऊपर, मेज़बान मुल्क है, फ़ोटोशूट के अंदर रोहित शर्मा का ना आना, पाकिस्तान का लोगो ना चलाना, फिर भारतीय तराने का एक ऐसे मैच में चल जाना जिसके अंदर भारत खेल ही नहीं रहा, लाहौर के अंदर, और फिर ये जो कल हुआ है इख्तितामी तकरीब के अंदर किसी भी पीसीबी ऑफिशियल का ना होना स्टेज के ऊपर, जो कि मेज़बान है, प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, ये सारी चीज़ें क्या दुनिया आंखें बंद करके बैठी हुई है और पाकिस्तान को अब क्या एहतजाज इस पर करना चाहिए? देखिए, इस पे कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। आप कैसे, इंडिया का मैच नहीं हो रहा और वहां पे उनका नेशनल एंथम प्ले हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? आईसीसी बिल्कुल कसूरवार है, और आईसीसी कसूरवार है क्योंकि हमें पता है आईसीसी इज इंडियन क्रिकेट बोर्ड। हमें इंडियन जर्नलिस्ट भी बहुत दफा ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी यही कहते हैं कि आईसीसी ना कहें, ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। इंडिया की सब कुछ मानी जा रही है और इंडियन ही वहां जाके बैठ गए, और इसलिए नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट का हो रहा है, और तमाम ममालिक को मैं कहूंगा कि एक थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट दोबारा जाना पड़ेगा, और अदरवाइज क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान है। इंडिया की जो मजमूम अज़ाइम है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो अब बखूबी मैं कहूँगा कि सबके सामने आ चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं इसका रोक जो है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज क्रिकेट तबाह होती जा रही है। कैसे करेंगे? ये तो हमें भी नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि क्रिकेट जो है इसके ऊपर असरअंदाज हो रहा है, जो कि इस वक्त आईसीसी के फैसले हैं तमाम, और जिस तरह से आईसीसी की नेग्लिजेंस की वजह से तमाम जो मौकों पर हमने देखा कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हर्ट करने की कोशिश की गई है। तो अब अगर एहतजाज कर भी लिया जाता है, क्या समझते हैं इसका कोई फ़ायदा होने वाला है? आईसीसी इससे कोई सबक सीखेगा? क्योंकि आने वाले इवेंट्स में क्योंकि भारत भी होस्ट कर रहा है बहुत सारे इवेंट्स, तो क्या उनके अंदर भी यही सब कुछ होगा? क्या तब भी टेक्निकल इश्यूज होंगे जिस तरह से पाकिस्तान के साथ हुए? देखिए, अगर इसमें कुछ ना भी हो, लेकिन कम से कम अपना प्रोटेस्ट तो रजिस्टर करवाए ना। आप खामोश तो नहीं बैठे सकेंगे, आपके साथ ज्यादती होगी, आप कहें कोई बात नहीं, नहीं, बिल्कुल आपको रजिस्टर कराना चाहिए। आपके डिग्निटी एंड ऑनर की बात है, बीइंग ए होस्ट, क्यों नहीं? देखिए, सेरेमनी अगर आप देखें तो सबसे पहले मैच ऑफिशियल्स को आप बुलाते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं सारे काम, सारे इंडियन जो है वही खड़े हुए थे, आपको नजर आया, और वही मेडल्स भी पिला रहे हैं, वही सब कुछ सबको अवार्ड दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सेगमेंट किया जा सकता था। पाकिस्तान बीइंग ए होस्ट, ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान देता, और बाकी चीजें आप किसी और से दिलवा देती, या कम से कम पाकिस्तान से दोनों टीम्स को मेडल दे रहे हैं, एक टीम को पाकिस्तान मेडल देती, तो ये किया जा सकता था। लेकिन हठधर्मी, मैं वही कहूंगा अगेन कि भारत की हठधर्मी, और वो आईसीसी पे असरअंदाज है इस वक्त। अच्छा, अब एक तो आईसीसी के जो सरबराह है जय शाह, उनकी इजारादारी है ही, लेकिन एक और जो मसला आड़े आता है जिस पे कोई और मुल्क बात नहीं कर पाता, वो है कि रेवेन्यू 70 से 80% आईसीसी का भारत ही जनरेट करता है, जिसकी वजह से एक मजबूरी हो चुकी है भारत की इन नखरों को, इन शरारतों को बर्दाश्त करना आईसीसी के लिए या बाकी ममालिक के लिए। तो फिर आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ने वाला है अगर एहतजाज भी किया जाए या आवाज़ भी उठाई जाए पीसीबी की तरफ से? जुनेद, मेन रीजन ही यही है, आपने सही इशारा किया जुनेद, मेन रीजन ही यही है कि भारत जो है रेवेन्यू सबसे, इससे पहले अगर बिग टू की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सबसे मानी जाती थी आईसीसी में, लेकिन भारत ने उसको मैं कहूंगा कि पीछे छोड़ दिया रेवेन्यू जनरेशन में, और अब भारत की मानी जा रही है। तो जब तक बाकी बोर्ड कोई रेगुलेशन नहीं लेकर आते कि नहीं जी ये कोई बात नहीं है कि अगर आप ज्यादा कमा के दे रहे हैं तो आप ही की मनमानी होगी, नहीं, इक्वल राइट्स होने चाहिए, और हर बोर्ड की, हर
कंट्री की डिग्निटी और ऑनर होनी चाहिए। ये बिल्कुल तस्दीक है पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और हम इस पे सरापा एहतजाज शदीद करते हैं। एहतजाज हम रिकॉर्ड करवाते हैं और यकीनी तौर पे इसकी सुनवाई होना बहुत ज़रूरी है। हमारे सिद्दीकी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और ये सिलसिला जारी और सारी उम्मीद करते हैं कि हम अपनी जो है उसकी बेहतर परफॉर्मेंस जब होगी तो ज़ाहिर बात है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डिफरेंट होगा और फिर हम अगर ये बात करेंगे तो उसका असर शायद हो जाए। दुरुस्त। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम की, जो कि अपने भाई सफ़ीर आजम के हमरा इस वक्त रमज़ान मुबारक का महीना जारी सारी है और उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। पिक्चर्स जो वो शेयर की गई हैं, साबिक कप्तान हैं और उनके भाई मस्जिदुल हरम में ये इफ्तारी की वीडियो है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी की है। बिल्कुल, मस्जिदुल हरम में इफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की और बाबर आजम 15 मार्च को वतन वापस आकर दौरा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयारियों का आगाज़ कर देंगे। मिडिल ऑर्डर बैटर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन अभी चूँकि कुछ टाइम मिल गया उनको तो उसका भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया और उम्रे की अदायगी के लिए वो मक्का मुकरमा में मौजूद थे। बिल्कुल जी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हुकूमत के उस इकदाम की जो कि बहुत सराहा जा रहा है। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जो है वो मुतारिफ कराए जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करते हैं हुकूमत इकदाम की। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स हुकूमत ने मुतारिफ कराने का इरादा किया है और जिसके लेन देन मोबाइल ऐप के जरिए होंगे और ये खरीदारी के वक्त इस्तेमाल शुदा लिंक शुदा बैंक अकाउंट्स या फिर CDNS कौमी बचत डायरेक्टरेट की बचत अकाउंट में जमा कराए जा सकेंगे। बिल्कुल जी, बहुत ही वैसे तो अच्छा इकदाम है, लेकिन किस तरह से ये मौसर हो पाएगा हम जानते हैं। जफर मोतीवाला माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। जफर साहब, इसको किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा और दूसरा हम देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी तो पहले भी इसके अंदर भी फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा कि इसमें कोई फ्रॉड ना हो? कितना ये आप समझते हैं कि मौसर इक़दाम है और महफूज है? देखिए, महफूज होने का तो अब पूरी दुनिया को पता नहीं है, ना अमेरिका को पता है ना पूरी दुनिया को पता है। ये रोज मसले आएंगे इसके, लेकिन पाकिस्तान में तो इसके मसले ज्यादा आएंगे क्योंकि यहाँ पर तो छोटी मोटी रकम के लिए भी परेशानियां हो रही हैं और यहाँ पर तो डिजिटल यानी इजी पैसे में भी कुछ गेमें हो रही हैं, तो मसला तो आएगा। लेकिन ये है कि अगर इसमें जो नफा है वो ज्यादा होगा तो लोग आएंगे। और क्या समझते हैं कि इसमें मुल्क की मईशत में भी एक बेहतरी का पहलू दिखाई दे रहा है? इससे इकोनॉमी में भी बेहतरी आएगी जो अल्टीमेट टारगेट है गवर्नमेंट का? इससे कोई बेहतरी नहीं आएगी। अल्टीमेट टारगेट जो गवर्नमेंट का है वो उसमें नहीं आएगी। और लोगों को ये जो एक मैं इसको फेक न्यूज बोलता हूँ कि जो फेक न्यूज दी जाती है कि सब अच्छा है सब अच्छा है, ये भी फेक न्यूज है क्योंकि अभी अच्छा होने वाला है। अभी हम क्लास 1 में पहुंचे हैं, अभी तो हमने एक सेमेस्टर किया है, अभी हमको क्लास 10 में पहुंचने में 5 साल लगेंगे। अच्छा जफर साहब, जो ये कहा जा रहा है कि ये क्योंकि खरीदार के नाम पर रजिस्टर होगा और इसके चोरी होने का या ज़िया का ख़तरा नहीं रहेगा, ये बात दुरुस्त है कि इसके चोरी होने, क्योंकि जिस हम बात कर रहे थे डिजिटल करेंसी में हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉड्स हो रहे हैं, चोरी तो वहाँ से भी अमाउंट हो जाती है। करेंसी जो डिजिटल करेंसी है वो चोरी होने का खदशा भी रहता है, तो फिर क्या ये इसे चोरी से बचाया जा सकेगा? और क्या कहेंगे यहाँ पर अगर ऐसा हो सकता है तो हमारी क्या टेक्नोलॉजी हमारे सिस्टम के अंदर कहीं पर समझते हैं फ्लॉज मौजूद है या फिर हमारी अवाम इतनी शातिर है कि वो किसी भी तरह से अमाउंट जो है वो निकाल सकती है? देखिए, अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, ये दूसरी पुरानी टेक्नोलॉजी को तबाह कर रही है जिसको सब हमारी इकोनॉमी, हमारा मुल्क, हमारे लोग समझते थे। अब जो नया सिस्टम आ रहा है ना, वो आप देख लें, ट्रम्प IMF को खत्म कर रहा है, नेटो को खत्म कर रहा है, ये वो। तो आप ये यकीन करें कि अब जो नया सिस्टम आएगा उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद किसी को पता नहीं कि क्या एंड रिजल्ट आएगा। और ये जो एंड रिजल्ट है, इसके लिए अगर आप समझती हो कि मैं यानी आप इसको समझ सकती हो तो यू रॉन्ग, बिकॉज अब जब नई चीजें आएंगी उसका कोई भी नेमूल बदल या उसको किस तरह टैकल करना किसी को पता नहीं।
दुरुस्त। ठीक है। और जफर साहब, ये भी तो है कि डिजिटल प्राइस बॉन्ड के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी को भी अब लीगलाइज किया जा रहा है। इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि आवाम भी इससे फ़ायदा उठा पाएगी हुकूमत के साथ साथ? बहुत खराब इकदाम है। क्रिप्टो करेंसी इतनी खतरनाक चीज है कि हमारे 10 स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टफोलियोज या 10 स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इक्वल एक क्रिप्टो करेंसी है। यानी एक क्रिप्टो करेंसी की जो अप एंड डाउन है वो इतने लोगों को तबाह करेगी कि बस आई कांट टेल यू कि इसके लिए आपको लगता है कि लोगों को एजुकेट किया जाना ज़रूरी है पहले, इससे पहले कि इसको लीगलाइज किया जाए, इसके फ़वाइद, इसके नुकसानात और इसके बारे में आगाही, इसके बारे में क्या क्या ऑप्शंस हैं इस्तेमाल करने की, इससे फ़ायदा उठाने की, वो सिखाने की ज़रूरत है। कैसे सिखाएंगे उनको, किस तरह सिखाएंगे यार? ये यहाँ एजुकेशन खत्म हो गई है भाई। अब तो यहाँ पर वो है परेशानी है। मुझे याद है उमर अयूब जब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, आप उनको जॉब नहीं देते हो। मैंने कहा भाई आप गधा गाड़ी का एजुकेशन देकर बंदे को भेजते हो कि इसको स्पोर्ट्स कार्स में बिठा दो। ऐसा नहीं, दैट्स नॉट हैपनिंग, हो नहीं सकता। अच्छा जफर साहब, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो सरमायाकार जो अगर मर जाता है, जिसने ये प्राइस बॉन्ड ख़रीदा है, तो उसकी वफ़ात के बाद जो उसके मौजूद होंगे वर्सा, उनको जानशीनों को जो है वो रकम दे दी जाएगी। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि 5 लाख से ज़ायद की रकम होगी तो जो नॉमिनेट किया गया बंदा होगा उसको दे दी जाएगी। इस हिसाब से तो हम समझते हैं कि ये इकदाम अच्छा भी है। अच्छा है, लेकिन अभी हमने देखा क्या है, सक्सेशन का जो सिस्टम पाकिस्तान में चलता है कोर्टों में, वो सालों लेता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जफर साहब, ये वैसे अच्छा निज़ाम नहीं समझते कि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, हम भी अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो एक अच्छा इकदाम है, इसको सीखना तो पड़ेगा। बहरहाल जो आप बात कह रहे हैं वो दुरुस्त भी है कि भी हमारे लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है, समझने की ज़रूरत तो है, और ज़रूरत जो है मेरे ख्याल में तभी पूरी हो पाएगी हम समझेंगे अगर इस चीज़ को। और डिजिटलाइज होना अच्छी चीज़ नहीं है? बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको समझ कर डिजिटलाइज हो ना। आज मैं वाईफाई को नहीं समझ रहा हूँ, मैं अगर इंटरनेट को नहीं समझ रहा हूँ, मैं अगर मोबाइल जो बैंकिंग मोबाइल होती है ऑनलाइन उसको नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं? आम जो लोग हैं वो समझेंगे? यानी आप खुद भी माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं, आप लोग ये समझें कि यहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन खत्म हो गई है। लोगों को दुरुस्त कह रहे हैं आप, एजुकेट करने की ज़रूरत है। ज़फ़र मोतीवाला साहब माहिर मैशत हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वेलकम बैक। और बात कर लेते हैं यतीमों और बेसहारा लोगों का सहारा बनने वाले लोगों की। और बेसहारा लोगों की खिदमत एक इबादत से कम नहीं होती नाज़रीन। यतीम बच्चों से मोहब्बत, शफ़क़त और उन्हें खुश रखना काबिल सताइश काम तो है ही और बेहतरीन अमल भी है। और इसी के लिए शऊर वेलफेयर फाउंडेशन कारफरमा है और एक अरसा दराज से वो बेसहारा और यतीम बच्चों का सहारा बन के अपनी ना सिर्फ ज़िम्मेदारी पूरी करें बल्कि अल्लाह ताला की कुर्बत भी हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल जी। और माशरे में यतीम और बेसहारा बच्चों के बहुत सारे हकूक़ हैं जो कि सल्ब कर लिए जाते हैं, और उनकी कफ़ालत करना वैसे भी अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ा अमल है। हमारे साथ शाहिदा नुमानी साहिबा मौजूद हैं, फ़ाउंडर हैं ये शऊर वेलफेयर फाउंडेशन की। वेलकम टू शो कहेंगे आपको शाहिदा साहिबा। शाहिदा साहिबा, ये काम बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी नेकी है, किसी यतीम को सहारा देना और फिर उसकी कफ़ालत करना। किस तरह से आपने इसका आगाज़, आप कह रही हैं कि बहुत पहले, हमारे तो शायद पैदा होने से भी पहले से आप ये काम कर रहे हैं। 89 से मैंने शुरू किया ये काम। माशाल्लाह से। तो बताइएगा कि किस तरह से ख्याल आया और शुरुआत कैसे हुई, कितनी मुश्किलात और कठिनाइयों के बाद आज आप यहाँ पर बैठी हुई कि आपने हज़ारों बता रही हैं बच्चों को तालीम दे चुकी हैं और हुनर से आरास्ता कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का कि मैं अपने मकसद को बयान कर सकूँ। बस ये है कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह की रहमत है जो उसने, क्योंकि वो मोहब्बत करता है इंसानों से, तो उसने दुनिया में फैलाई हुई और वो हमें वसीला बना देता है उस रहमत को फैलाने का। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। तो बहुत शुरू से ही मेरा एक अल्लाह ने हसास दिल दिया हुआ था, तो हमेशा से मैं सोचती थी, जहाँ भी दुख देखती थी, कि मैं इन लोगों की मदद करूँ, इन लोगों का क्या बनेगा। तो बहुत शुरू से ही फिर मैंने सोशल वर्क पढ़ने का इंतखाब किया और फिर 89 से ही मैंने शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी में भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, जेलों में काम करने
और यानी सारे ऐसे काम करने जो बहुत ऐसे लोग थे जिनको कोई नहीं पूछता था, मफलूकुल हाल लोग हैं या जो पसमानदा लोग हैं, स्पेशली वो जैसे आपने कहा यतीम बच्चे, बेवा औरतें, माजूर बुजुर्ग जिनका तो ये तमाम लोग आपसे खुद कांटेक्ट करते हैं, आपके इदारे से रब्ता करते हैं, या फिर आप इन लोगों की खोज लगाते हैं कि कहाँ पर ऐसे लोग हैं, हमारे ख़वातीन हैं जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म सह रही हैं, और बच्चे हैं ऐसे मौजूद जिनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है? अच्छा, हमारा ये पूरा मैकेनिज़्म जो है ना एक त्रिकोण पे मबनी है। यानी मैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती रही, फिर हम इंटर्नशिप भी करते हैं यूनिवर्सिटी से, तो ज़्यादा हमारा काम क्योंकि हम शऊर पे भी काम कर रहे हैं, तो एक तरफ हम फलाही काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम नौजवान नस्ल को कनेक्ट कर रहे हैं कि आएँ और अपने मुल्क को संभालें। नहीं, अपना घर अगर मुश्किल में होता है तो घर को बुरा भला नहीं करते बल्कि उसको संभालते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे केसेस होते हैं उनको हम शऊर फैमिली मेम्बर कहते हैं, वो हमारे वॉलंटियर्स के ज़रिए या स्टूडेंट्स के जरिए हम तक पहुंचते हैं, इसलिए वो जेन्युइन होते हैं ज़्यादा। अच्छा। माँ घर की जो बच्चियाँ हैं वो भी यकीनी तौर पे बहुत बड़ी एफर्ट है आपकी। कितनी बच्चियाँ वहाँ पे आपकी ज़ेर कफ़ालत हैं और क्या एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं जब उन बच्चियों को आप सहारा देती हैं और एक आगोश के अंदर अपनी लेती हैं? जी। अच्छा, हमारे पास बच्चियाँ भी हैं और माएँ भी हैं। यानी हमने एक नया मॉडल शेल्टर होम प्लस ऑर्फनेज बच्चियों का, ख़वातीन का, यानी अगर ख़वातीन है तो उनको बच्चियाँ मिल गई और जो बच्चियाँ उनको नानी दादी मिल गई, तो बड़ा अच्छा माहौल है। इसलिए हम उसको माँ घर कहते हैं कि वो इदारा नहीं है, वो घर है। तो ऐसी वो डांट रही होती है, स्कूल नहीं जा रहे, और उनको भी यानी अलग से फील नहीं होता कि रह रही हैं कमरों में, तो वो पूरे घर का सा माहौल है। तो माँ घर फिर इस तरह से शुरू हुआ कि 600 फैमिलीज़ हैं जिनकी हम कफ़ालत करते हैं, तो उनको हर तरह से एजुकेशन और उसकी मेडिकल सपोर्ट या जो भी उनके राशन सपोर्ट है वो करते हैं। उसमें कुछ ऐसी ख़वातीन जो बेवा थी और फिर उसके बाद उन यानी खुद भी उनकी डेथ हो गई, तो हम उनकी बच्चियों को ले लेके फिरे कि अब ये कहाँ जाएंगी। हमारा ख़ानदानी निज़ाम तो आपको पता है बिखर गया, पहले मामा चाचा ताया संभाल लेते थे, तो फिर पुलिस के ज़रिए हमारे पास बच्चियाँ आती थी जो अब्यूज़ हुई हुई हैं, या कहीं ना कहीं इवन हमारे पास स्मगलर्स के पास जिससे बच्चियाँ जो आई ना, तो बहुत अजीब हालात थे। और वो कहीं भी मुझे लगता है कि अगर हम ना उनको संभालते तो उनका क्या बनता ना, वो ट्रॉमेटिक थी, ट्रॉमा में थी। और हम क्योंकि रिहैबिलिटेशन पे बिलीव करते हैं अपने कफ़ालत के निज़ाम में भी, तो फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक इदारा खुद बनाएंगे उनके लिए, माँ घर के नाम से। अच्छा शाहिदा साहब, एक और चीज़ भी आप कहती हैं कि आप हुनर भी सिखाती हैं, साथ कफ़ालत करना भी शुरू करते हैं, तो साथ उसको हुनरमंद भी बनाते हैं ताकि वो आने वाले दिनों में अपनी कफ़ालत भी खुद कर सके, अपना घर, अपने फैमिली को भी संभाल सके। अच्छा, हम जो है ना, खैरात तो आपको पता है चैरिटी इस मुल्क में कितनी होती है, लेकिन हम इमदाद से ज़्यादा बहाली पे यकीन रखते हैं। यानी अगर कोई मुझे पूछे कि आप क्या काम करते हैं, अगर उसको एक लफ्ज़ में बताएं तो हम रिहैबिलिटेशन करते हैं। तो जो भी केस हमारे पास आता है उसको केस स्टडी, उसकी वेरिफिकेशन, उसकी तहकीक के बाद फिर हम एक वॉलंटियर उसके साथ लगा देते हैं, साइको सोशल सपोर्ट भी करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको ये बताते हैं कि मांगने से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, हम जितना भी दे दें ना। तो फिर अगर वो बहुत बुजुर्ग नहीं है या कोई इतना बीमार नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रेनिंग पे डालते हैं और फिर उसको जो है ना एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस करवा के उसको अपने पैर पे खड़ा कर देते हैं। और इसी में हमारे फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहे हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा। औरतों के लिए क्या किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, उन बच्चियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? सिलाई की ट्रेनिंग है, आर्ट की है, क्या? जी, तमाम तरह की सिलाई सेंटर्स भी हैं। तौसा में हमारा एक सिलाई सेंटर चल रहा है, दीना में हमारा एक बहुत आइडियल इदारा चल रहा है जिसमें हम उसमें सिलाई, कुरैशिया और जो है IT के कोर्सेज, कुकिंग भी सिखाते हैं। कुकिंग की भी क्लासेस वहाँ अब शुरू हो रही हैं। और आप यकीन करें कि मैं इस दफ़ा गई, उनका एनुअल फंक्शन था, मैं खुद हैरान हुई कि एक बच्ची जो किसी काम वाली की बेटी थी, यतीम थी, तो उसने मुझे बताया कि उसने शादी के कपड़े सी के जो है उसने 2 महीने में 1.5 लाख कमाया। वो बच्ची जो हाथ फैलाने वाली थी, यानी हम आप नहीं इतना अर्न कर सकते जितना उसने 2 महीने में पूरे घर की कफालत की काबिल हो गई। तो आप ये सदका जारिया कर रहे हैं, बहुत बड़ी काविश है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन इसकी फंडिंग के लिए, इसकी डोनेशन के लिए क्या तरीक़ाकार है? क्या गवर्नमेंट की सपोर्ट है या मुखय्यर हजरात आपसे रब्ता करते हैं, आप उनसे रब्ता करते हैं, क्या मैकेनिज्म? जी, यहाँ आने का मकसद भी ये था कि अब क्योंकि काम बहुत बढ़ गया पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध जो है हमारा जुनूबी पंजाब भी, तो हमारा मॉडल जो है ना, हमने इसको मवाक़ात मदीना से अखज़ किया कि यानी एक फ़र्द एक को संभाल ले। तो एक उसको यानी डोनेशन को बहुत छोटा कर दिया कि एक आम स्टूडेंट भी, एक आम फ़र्द भी उसकी हेल्प कर सके और हम उसको रिहेबिलिटेट करें बतौर प्रोफेशनल सोशल वर्क। जी, मंथली बेसिस पे, तो इंडिविजुअल बेस पे ही चल रहा है। तो कोई भी गवर्नमेंट से अभी तक हमने कोई मदद ऐसी नहीं ली, ना किसी डोनर एजेंसी के साथ काम किया। हमने सोसाइटी को ही कहा है कि हम अपने मसाइल को
यानी मसाइल मिल से बांट के कनेक्ट हल करके हम निकाल- उसको हल करने की कोशिश ठीक हो कर गया। रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। और शाहिदा नोमानी साहिबा जिस तरह से फाउंडर शऊर वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हैं, इस तरह से हर एक को अपना हिस्सा डालना होगा। किसी बच्ची को, किसी बच्चे को कोई एक छोटी सी सिलाई मशीन दे देना और कुछ छोटी सी अमाउंट दे देना ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने लिए खुद कमा सके, ये भी बहुत बड़ी नेकी और सदका जारिया है। और इसको बात को फैलाना और दूसरों को भी इस चीज़ की तरगीब देना, ये भी माह रमज़ान में बहुत बड़ी नेकी है। आप लोग भी इस काम में अगर दूसरे का हाथ बटाना चाहते हैं तो ज़रूर जो है वो इनसे ये राब्ता काम कीजिए। गवर्नमेंट के करने के, हुकूमतों के, रियासतों के करने के, लेकिन अगर फाउंडेशन ये बीड़ा उठाए हुए है तो उसका सहारा बनिए और बच्चों की कफालत में अपना जो भी आप हिस्सा डाल सकते हैं, यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया हो सकता है और आपकी बख्शिश का भी जरिया हो सकता है। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे गीबत कितनी बड़ी बुराई है, कितने नुकसानात हैं और किस तरह से अपनी नेकियों को खा सकता है और किस तरह से इसका कफारा अदा किया जा सकता है। बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जैसे तारे हूँ सरे का कशां जलवा फशां, जैसे तारे सरे काह कशां जलवा फशां, अरसाए ज़ीस्त में यूं नक्श कदम तेरे हैं तेरी तेरी ज़ात पे सो नाज़ गुनाहगारों को, कैसे बेसाख्ता कहते हैं कि हम तेरे हैं, सू बसू तज़्करे। शुक्रिया। और इतनी पुरसोज़ आवाज़ में कलाम पेश किया इंजीनियर जमील अहमद अवैसी साहब ने।
और उनके साथ तशरीफ़ फरमा नाज़रीन मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साकी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, और हमारा टॉपिक जो है वो आपके इल्म में है ग़ीबत कितना बड़ा नासूर है, किस तरह से हमारे इबादत को खा जाता है और किस तरह से इससे छुटकारा मुमकिन हो सकता है, किस तरह से हमारे मुआशरे को इसने जकड़ा हुआ है। हमारा आज बच्चा बच्चा इससे जूझ रहा है, इससे गुजर रहा है, और हम लोग शायद ये सोच भी नहीं पाते कि किसी की पीठ पीछे उसकी बात करना भी ग़ीबत में आता है, चाहे वो उसके अंदर वो चीज़ मौजूद ही क्यों ना हो, इसके बावजूद वो ग़ीबत में आएगा। किस तरह से इस नासूर को ख़त्म किया जा सकता है, क्या तरीक़ाकार हो सकता है, और क्या इसका कफ़ारा भी अदा किया जा सकता है? मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला यग़्तब बादुकुम बादा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान में और भी बहुत से मकामात पर बेसिकली इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मज़हब और दीन है जो मुकम्मल मुआशरती निज़ाम को सपोर्ट करता है, और इस्लाम ये चाहता है कि हमारा मुआशरा अमन मोहब्बत प्यार की खूबसूरत फ़ज़ा कायम की जाए, और जो उसूल व ज़वाबत इस्लाम के दायरे कार के अंदर हैं शायद किसी और बल्कि किसी और मज़हब के अंदर मौजूद ही नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुरान सूरतुल हुजरात आयत नंबर 12 में अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बहुत ज़्यादा बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ को बाज़ का दुश्मन बना देती है, और एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। जुनैद साहब, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर बहुत सी गुफ्तगू अपनी सोसाइटी में अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं, अल्लाह की नज़र में और महबूब की नज़र में वो ग़ीबत और बहतान में कंसीडर की जाती है, और हमें उसका इल्म तक नहीं होता, हम अपने सारे नाम अमाल ख़त्म कर दी चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर ग़ीबत क्या है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा ऐब जो तुम में मौजूद है और आप किसी की गैर मौजूदगी में उस ऐब को डिस्कस कर रहे हैं तो ये ग़ीबत है, और वो ऐब अगर उसमें मौजूद नहीं है तो ये बहतान है। और मैं आज पढ़ रहा था, सही मुस्लिम की हदीस है, शाबल ईमान की हदीस है, हज़रत जाबिर रावी हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ग़ीबत ज़िना से भी बदतरीन गुनाह है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ग़ीबत कहाँ ज़िना कहाँ, दोनों में फ़र्क? आका ने फरमाया नहीं, ज़िना करने वाला जब सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में ताइब होता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, तौबा करने वाले को अल्लाह ऐसा लतीफ़ नफीस उजला सुथरा मुसफ़ा मुजल्ला पाकीज़ा कर देता है कि वो माँ के पेट से अभी आया है। फरमाया जो ग़ीबत करने वाला है, जिसकी ग़ीबत की है, जब तक वो उसको माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करेगा। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, हमारे नौजवान, हमारा कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी सोसाइटी, बहुत सी बातें सड़क के किनारों पर सिगरेट के कश में बैठ कर ऐसी बातें करती हैं जो ग़ीबत और बहतान में होती हैं। और एक और बड़ी अहम बात जुनैद साहब आपकी वसातत से, माह रमज़ानुल मुबारक हमें हर बुराई से बचने का एक मशकी पैगाम लेकर आता है। रोज़ा रखा है, रोज़ा अवाम का भी होता है, रोज़ा ख़ास लोगों का भी होता है। आम लोगों का रोज़ा भूखा प्यासा रहना फ़कत यहीं तक महदूद, ख़ास लोगों का रोज़ा ये है झूठ ग़ीबत चुगली हसद कीना बुखल तकब्बुर रियाकारी धोखाधड़ी ज़नाखोरी शराबखोरी हरामखोरी बुराई बेहयाई, हर वो मुआशरती बुराई जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है, रोज़ा उनका एहतसाब करने का नाम है। इसलिए महबूब की मुफ्ती साहब, क्या इसका कफ़ारा मुमकिन है? ग़ीबत का बेहतरीन तरीका कार है बचने का, जब दो हो तीसरी की बात ना करें, तीन हो चौथी की बात ना करें। अगर ग़ीबत कर बैठा है, अगर ग़ीबत कर बैठे हो सकता है उनसे माफ़ी मांगे, उनको यही बताएं, कफ़ारा है, यही इसका कफ़ारा है, क्योंकि ये हकूकुल इबाद है, हकूकुल्लाह। तो इसलिए वो हदीस अर्ज़ की है, आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हकूकुल्लाह खुदा के माफ़ करने से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन हकूकुल इबाद में सही हदीस सही तुर्क के साथ आपकी नज़र कर रहा हूँ, जब तक वो बंदा जिसकी ग़ीबत की है उससे माफ़ी ना मांगी जाए, उसके दिल में आपके मुतल्लिक मोहब्बत का एंगल ना पैदा हो, अल्लाह भी उसको माफ़ नहीं करता। और कोई कफ़ारा नहीं। और एक आखिरी बड़ी अहम बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी, आका ने फरमाया जानते हो मेरी उम्मत के मुफलिस तरीन लोग कौन होंगे? सहाबा ने कहा जिसके पास दिरमो दीनार न हो। फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन शख्स वो है जिसने क़यामत के दिन आएगा साथ ग़ीबत झूठ चुगली और जुल्म सारी बुराइयां साथ लेकर आएगा। बहुत शुक्रिया जमील साहब, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत ही अच्छा टॉपिक था जिसके ऊपर अभी हमें बात करना बाकी था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारी मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।